वेलकम टू इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव। इसमें हम देखेंगे कि आखिर एक प्लेन वेव अगर प्रोपागेट करता है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है। जो चैप्टर हम स्टार्ट किया था हमने, उस चैप्टर का नाम था प्लेन वेव प्रोपागेशन। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ते हुए आए हैं। ये जो पार्ट होने वाला है लिटिल बिट डिफिकल्ट होने वाला है, जो पीछे से जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो हम ना इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि जो पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं, जो पिछले पार्ट में हमने जो पढ़ा है, उस पार्ट के और इस पार्ट के बीच में क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तभी तो पढ़ने में मज़ा आता है। तो ना हम स्टार्ट करते हैं कनेक्शन स्टार्ट करना कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि प्लेन वेव का जो इक्वेशन था वो हमने डिराइव किया। वो इक्वेशन कैसा था फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? वो कुछ ऐसा था, E इज इक्वल टू ई नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यही इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया था, ई नॉट बाई ईटा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ बीटा जेड। ठीक है, तो हमने जब ये इक्वेशन देखा था, ये इक्वेशन में हमने फिर देखा कि इस इक्वेशन के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये ईटा है, इन पैरामीटर्स के ऊपर ये जो प्लेन वेव का जो इक्वेशन है वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में, पिछला लेक्चर जो चल रहा था उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लेन वेव का इक्वेशन ऐसा आया था, और ये जो इक्वेशन थे वो अल्फा बीटा और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। फिर हमने देखा कि अल्फा क्या है, फिर हमने देखा बीटा क्या है, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या है। तो ऐसे देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या थी। अल्फा की वैल्यू थी ओमेगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाई 2 1 प्लस सिग्मा रूट ओवर 1 प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। अल्फा है तो माइनस ऑफ 1। ये अल्फा की वैल्यू आई थी। बीटा की वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस था। और इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जो वैल्यू आया था वो आया था जे ओमेगा म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो हमने जब ये इक्वेशंस डिराइव किए थे या फिर जब हमने इक्वेशन देखे थे उसमें हमने देखा था कि ये जो इक्वेशंस हैं वो मीडियम के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कंडक्टिविटी हो गया, परमिटिविटी हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, इनके ऊपर ये जो पैरामीटर्स है वो डिपेंड करने वाले। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लेन वेव का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। उन इक्वेशंस के अंदर जितने सारे पैरामीटर्स थे, अल्फा बीटा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, उनका फॉर्मूला देखा। उन फार्मूलों को देखने के बाद हमें पता चला कि वो जो फार्मूले हैं या जो वैल्यूज़ आने वाली हैं उनकी वो मीडियम के पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करने वाली है। उसके बाद हमने देखा कि अगर डिफरेंट मीडियम को अगर हम कंसिडर करें और उसके बाद उसमें हम वैल्यूज़ फाइंड करने की कोशिश करें कि अगर ईएम वेव उसमें ट्रैवल कर रहा है तो कैसे ट्रैवल करेगा, उनके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज होगा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, ये सब हमने देख लिया। पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये था कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव जब हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर एक प्लेन वेव ट्रैवल कर रहा है, लेट से ये ट्रैवल कर रहा है, ओके, अब ये एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एयर हो, वैक्यूम हो, गुड कंडक्टर हो, डाइलेक्ट्रिक हो, लॉसेस डाइलेक्ट्रिक हो, लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो, उससे कोई डिपेंड नहीं कर रहा। हम सिंपली कंसिडर कर रहे हैं कि एक मीडियम है, मीडियम में वो वेव ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, हम एक दूसरा मीडियम कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब हम ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अगर हम लेंगे तो एक्चुअल में कैसा हमें वैल्यूज़ मिलने वाली है, कैसा वेव बिहेव करने वाला है, वो हम देखने वाले हैं। सो क्या किया हमने कि एक मीडियम लिया, उनके बीच में एक प्लेन ऑफ सेपरेशन लगाया, यानी इस प्लेन के ऊपर ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 दोनों एक दूसरे को अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने कंसिडर किया कि एक प्लेन वेव अगर ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्वियस सी बात है कि इस बाउंड्री के ऊपर, ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सेपरेशन इज बाउंड्री बिटवीन द मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब ये जो प्लेन वेव है इस मीडियम के ऊपर इंसिडेंट होगा। अब सिंपली इंसिडेंट वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि अब हम लोग तो इंजीनियर यार, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा प्रोपागेट हो रहा और टकरा गया। इट्स लाइक लेट्स से कि इंसिडेंट हुआ, यानी ये वेव एक मीडियम, 2 मीडियम को सेपरेट करने वाले बाउंड्री पर इंसिडेंट हुआ।
तो ना हमारा जो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन या प्रैक्टिकल जो हमने ऑब्जर्व किया था उसमें हमने देखा था कि ये जो एक वेव अगर बाउंड्री पर टकराता है, मीडियम 1 और मीडियम 2 के बाउंड्री पर टकराता है तो क्या होता है, तो देखा गया कि कुछ जो पार्ट है वेव का वो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इस पूरे जो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव हम देखेंगे उसमें हम यही देखने वाले हैं कि अगर एक वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो एट दैट बाउंड्री अगर वो प्लेन वेव अगर स्ट्राइक करता है या इंसिडेंट होता है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा, हम इन्हीं वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ना हम जो इस पूरे टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की तरफ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ना हम ये देखेंगे कि ये जो एक प्लेन वेव है अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो, मीडियम लेट से m1 इज मीडियम 1, मीडियम 2 इज m2, तो पहला जो केस हम लेंगे वो ये होने वाला है कि अगर एक प्लेन वेव बाउंड्री पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, यानी इस बाउंड्री के 90 डिग्री पे, नॉर्मल तो ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर कर लिया तो सिंपल सी बात है, अगर एक प्लेन वेव बाउंड्री पर परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो उसके बिहेवियर में कैसा चेंज आएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम जो दूसरा केस कंसीडर करेंगे, जो दूसरा केस कंसीडर करने वाले उसमें हम देखेंगे कि अगर एक प्लेन वेव, अब थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल जाएंगे कि अगर एक प्लेन वेव एक पर्टिकुलर एंगल से, नॉर्मल से एक पर्टिकुलर एंगल बनाकर अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इसके बिहेवियर में क्या चेंज होगा। फिर हम देखेंगे कि ये जो प्लेन वेव अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है तो इसके जो पैरामीटर से जो इनको डिफाइन करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट या ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, जिसे रिप्रेजेंट मैं बता देता हूँ, आगे तो हम पढ़ेंगे ही, बट इसमें ना थोड़ा सा डिनोशन देख लें कि डिनोट कैसे किया जाता है। तो सिंपली जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो ये बताएगा हमको कि कितना वेव बाउंड्री पर स्ट्राइक करने के बाद कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नथिंग बट दिस इज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। एंड फिर एक और पैरामीटर होता है जिसे हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ये हमें बताएगा कि कितना पार्ट वेव का और ट्रांसमिट हो गया, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो चला गया। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अगर हम ले ही रहे हैं उसमें हम एक चीज़ और देखेंगे कि सबसे ईजीएस्ट जो पार्ट है इस रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव का, उसमें सबसे ईजीएस्ट हम बोल सकते हैं केस 1 है, जिसमें जो प्लेन वेव है नॉर्मली इंसिडेंट होगा। उसमें हम देखेंगे कि कुछ नया टर्म्स एडअप होगा, जैसे कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर केस 2 कंसिडर करें, ये जो केस 2 है जिसमें एक ऑब्लिक इंसिडेंट या पर्टिकुलर एंगल से इंसिडेंट हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाला है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे 2 टाइप के पोलराइजेशन, क्योंकि इसमें जब कंसिडरेशन लेंगे या फिर जब वैल्यू डिराइव करेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक हमने कंसिडर कर लिया कि प्लेन वेव जो हमारा है वो इस डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रहा है। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि हम जो भी वेव्स की बात अभी तक कर रहे हैं वो TEM मोड्स में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा इस वेव प्रोपागेशन के एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन कंसिडरेंस तो ये भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर हो सकता है कि ये इस वेव, ये जो हमारा जो प्लेन है, ये जो हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड से ये बाहर की ओर निकलते हुए ये भी तो इस वेव के परपेंडिकुलर ही कंसीडर किया जाएगा। तो हम देखेंगे कैसे आखिर ये जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो किया जाता है, जैसे कि अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे पर्टिकुलर प्लेन पे, इस बोर्ड पर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस बोर्ड के साथ पैरेलली है, इसका मतलब ये पैरेलल पोलराइजेशन हुआ। अब हमने क्या बोला कि एक और केस राइज हो सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोर्ड से बाहर की ओर निकलते हुए आए, इसका मतलब कि ये बोर्ड से बाहर निकल रहा है तो ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन हो गया। तो हम ये सारे जो टर्म्स हैं, ये जितने सारे मैंने डिस्कशन किया इस पार्ट में, ये सारे पार्ट्स को हम कंबाइन अप करके इस पूरे टॉपिक को, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे।
वैसे मैंने जब केस 1 का जब डिस्कशन कर रहा था उसमें मैंने एक टर्म यूज़ किया कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। हम ना थोड़ा सा इस पार्ट में देख लेते हैं कि स्टैंडिंग वेव पैटर्न किसको बोलते हैं। अगर हम सिंपली अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो ना ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न कब होता है, तो ये जनरेट तब होता है कि एक ही मीडियम में, लेट्स कंसीडर कि एक मीडियम है, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो एक ही मीडियम में अगर एक वेव ट्रैवल कर रहा है और दूसरा वेव भी ट्रैवल कर रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, केस कंसीडर ये किया जाता है कि ये जो दोनों वेव हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम हुई, अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम हुई, ये दोनों एक दूसरे को एडअप कर सकते हैं या फिर निगलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं तो एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाते हैं। स्टैंडिंग वेव का मतलब ये हुआ कि वो वेव ना पर्टिकुलरली प्रोपागेट नहीं होगी, वो एक्चुअली ऑसिलेट होगी ओनली। यानी अगर दो वेव विथ आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी जब दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करते हैं तो स्टैंडिंग वेव पैटर्न जनरेट करते हैं, जिसमें जो वेव हमें जनरेट होकर मिलता है वो एक्चुअली में प्रोपोगेट नहीं होता, वो पर्टिकुलरली एक पॉइंट पर ऑसिलेट होता है। अगर हम एक वेव बनाने की कोशिश करें, लेट्स से कि ये एक वेव है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये ऐसा कुछ बना, लेट्स से कुछ ऐसा, फिर कुछ देर बाद ये कुछ, लेट्स से कि ये कुछ देर बाद ये ऐसा बना। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट हो रहा है, इसका मतलब कि अगर हम ये एक पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, तो ये जो पॉइंट P है वो एक ही जगह पर ऑसिलेट होगा। यानी इसकी जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो कम माइनस में एंड देन फिर प्लस में, यानी ये एक जगह पर ऑसिलेट होगी, न कि ये एक पॉइंट आगे की ओर प्रोपागेट होगा। तो ये एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव ऐसा है। हम देखेंगे कि आखिर ये स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्यों जनरेट हुआ, किस केस में जनरेट होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में, आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने देख लिया बेसिक कंसेप्ट कि हम क्या पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन वेव में और कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो पिछले पार्ट से अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कंसीडर करेंगे कि अगर एक प्लेन वेव नॉर्मली अगर इंसिडेंट होता है एक बाउंड्री के ऊपर, दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा है उसके बिहेवियर में कैसा चेंज होता है, फिर देखेंगे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है। थैंक यू।